हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी की जो 2024 की वैकेंसी आई थी उसके बारे में। मतलब बात उसके बारे में नहीं है, बात है पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि इन्हें क्या क्या रिलैक्सेशन मिलता है और इन्हें क्या क्या कैसे कैसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं और क्या क्या एज लिमिट वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें क्या है कि आपकी स्क्रीन पे ये देखिए दिख रहा है कि किस टाइप के लोग एलिजिबल हैं। जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए ये SSTWBN RWSEHC ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब ये होना ही चाहिए, आप कर पाइए तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। फिर ये जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इसके बारे में ये कोड्स कुछ दिए हुए हैं, ऐसे ही ग्रेड डी के लिए भी दिया हुआ है। तो जो एब्रीविएशन यहाँ पे यूज़ हुआ है उसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। एस का मतलब सिटिंग है, एस टी का मतलब स्टैंडिंग है, डब्ल्यू का मतलब वॉकिंग, बी एन मतलब बेंडिंग, आर डब्ल्यू मतलब रीडिंग एंड राइटिंग, एस सी मतलब सीइंग और एच मतलब हियरिंग, सी मतलब कम्युनिकेशन, ये है। और ऐसे ही फिजिकल डिसेबिलिटी का जो इन्होंने यूज़ किया है कि बी का ब्लाइंड, एल वी का लो विज़न, डी का डीफ, एच का हार्ड ऑफ हियरिंग और ओ ए का वन आर्म अफेक्टेड, ओ एल वन लेग, ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें दिए हुए हैं। तो ये होती हैं जो क्राइटेरियाज़ हैं कि कौन सा पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं वो सब लिखे हुए हैं आपके नोटिफिकेशन में। फिर उसके बाद देखिए जो अदर चीज़ें हैं इनके लिए, जो मतलब इनको रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 5.2 वाले पॉइंट में कि जो इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर अनरिजर्व्ड का कोई पर्सन है जो डिसेबिलिटी वाला है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब अगर नॉर्मल एज लिमिट आपको देखिए यहाँ 18 से 30 इसमें लिखी हुई है और यहाँ 18 से 27 लिखी हुई है, तो यहाँ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी, इनकी ग्रेड सी के लिए 40 साल और ग्रेड डी के लिए हो जाएगी 37 ईयर्स। तो ये इनका क्राइटेरिया होता है। ऐसे ही देखिए ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, इन सब के लिए 13 साल 15 साल ऐसे दिया हुआ है। तो ये होता है इन लोग के लिए एज रिलैक्सेशन। उसके बाद फिर अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो आगे कैसे कैसे एग्ज़ाम में, अच्छा सर्टिफिकेट पहले ये जान लीजिए कौन से कैसे फॉर्मेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो ये देखिए 6th पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो लोग ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका ये अपना रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उनको क्या होना चाहिए, उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें एनेक्सर एक लगा हुआ है इसी नोटिफिकेशन में, लास्ट में एनेक्सर 1 करके। तो उसमें पूरा फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है और वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का इन्होंने वहाँ पे डॉक्टर्स के कुछ उन्होंने प्रिस्क्राइब दिए हुए हैं कि हाँ ये इन डॉक्टर्स से होना चाहिए, जैसे इस रैंक के डॉक्टर से होना चाहिए, सीएमओ वगैरह जो भी हैं, तो वो वहाँ पे दिया हुआ है। और ये इन लोगों को अपना जो सर्टिफिकेट वो बनवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि ऐसे लोग द कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी मे नोट दैट दे मस्ट सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट कैटेगरी। जो उनकी कैटेगरी है पहले वो अच्छे से समझ लें, और ये समझेंगे कहाँ से, आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा कर के, जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा कर के अपना क्राइटेरिया समझ सकते हैं कि आप OH में आते हैं, HH में आते हैं, VH में आते हैं या अदर किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं। तो ये है, ठीक ना। फिर डिसेबिलिटीज़ देखिए, जैसे इनका जो है, इनका एक नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन मैं आपको अलग कलर से के बॉक्स में कर देता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन का नंबर दिया हुआ है, तो जिसमें कि अच्छे से मेंशन है कि कौन लोग किस कैटेगरी में आते हैं, और ये 4/1/2021 का नोटिफिकेशन है, अभी जो लेटेस्ट है। तो इसी के हिसाब से आपका क्राइटेरिया माना जाएगा कि आप डिसेबल्ड पर्सन हैं या नहीं हैं। तो ये हो गया। और जो क्रूशियल डेट है आपके कैलकुलेशन का एज रिलैक्सेशन के लिए, जो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा उसके कैलकुलेशन के लिए जो क्रूशियल डेट होता है वो हर नोटिफिकेशन में उसका जो क्लोजिंग डेट होता है एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो होता है, ठीक है। और फिर देखिए आपको ये प्रोविज़न क्या है, कंपनसेटेड टाइम एंड असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब। तो यानी जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, कौन सी कैटेगरी देखिए, जैसे बोथ आर्म्स अफेक्टेड में या सेरेब्रल पाल्सी में या ब्लाइंडनेस में या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, इन सब में जो आते हैं उनके लिए ही ये सब है कि उनके लिए जो चाहें वो स्क्राइब ले सकते हैं। स्क्राइब का मतलब होता है कि एक हेल्पर आपको मिल जाएगा कि आप क्या मतलब कैसे आप चाहते हैं कि आपकी जैसे आप काम नहीं कर पा रहे हैं, काम जैसे सब पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम है ब्लाइंडनेस की या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, यानी आप चल फिर नहीं पा रहे हैं,
या सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है वो है, तो उनको अपने लिए एक स्क्राइब यानी कि एक हेल्पर मिल जाएगा। तो आप किसी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपको सर्टिफिकेट अपना जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये है मेरा सर्टिफिकेट और मैं इस कैटेगरी में आता हूँ। फिर देखिए कि जो इन तीनों कैटेगरी को छोड़ के जो इनके सब रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ PWBT द प्रोविज़न ऑफ स्क्राइब विल बी अवेलेबल ऑन प्रोडक्शन। अब देखिए इन लोग के लिए तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो इसको छोड़ के अगर किसी को स्क्राइब की ज़रूरत है तो उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमें, और वो जो एनेक्सर 1 में उसका प्रोफार्मा दिया हुआ है मैं आपको दिखा दूंगा, तो उस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग आपको बनवा के वो ले जाना होगा उस टाइम पे कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्किल टेस्ट हो या रिटेन का एग्ज़ाम हो। फिर कह रहा है द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू PWD कैंडिडेट्स हैविंग डिसेबिलिटी लेस देन 40% एंड हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग इन। अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन OM नंबर इन्होंने दिया है, तो ये OM नंबर जो OM नंबर जो इन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग जितने लोग रहेंगे अगर वो 40% से कम में भी हैं, मतलब डिसेबल हैं, तो भी उन्हें मिल जाएगा स्क्राइब का परमिशन मिल जाएगा। और लेकिन उस केस में आपको जो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक एनेक्सर लगा हुआ है, उस जो सर्टिफिकेट है उसको बनवा के आपको लाना होगा। तो ये सारी बातें हुई इससे रिलेटेड कि हाँ आपको स्क्राइब मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे क्या है इसका सिस्टम। फिर देखिए आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है एग्ज़ाम देने में, जैसे अगर आप आते हैं इन कैटेगरीज़ में किसी में इन सब में से, तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है कि आप जितना एग्ज़ाम का टाइम होता है रिटन के एग्ज़ाम का, जो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 2 आवर्स होता है, तो जो लोग इसमें आते हैं जो 7.1 पैरा, 7.2 पैरा या 7.3 जो ऊपर मैंने बात किया, उस कैटेगरी में अगर आते हैं तो 2 घंटे की जगह आपको 2 घंटे 40 मिनट का 40 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है कि हाँ आप स्क्राइब के साथ जो भी चाहें, मतलब जो आप एग्ज़ाम पेपर अटेम्प्ट करना चाहें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है इस वजह से आपको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। और ये हो गया रिटन के एग्ज़ाम के लिए छूट। और जो स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको छूट दिया जाता है। जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टाइम ड्यूरेशन होता है इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट्स का, लेकिन PWD-BD वाले जो होते हैं यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, उनको 70 मिनट्स मिलते हैं। ऐसे ही 65 मिनट मिलता है ग्रेड डी के लिए नॉर्मल कैंडिडेट्स को, बट इन्हें 90 मिनट्स मिलते हैं। ऐसे ही इंग्लिश वालों के लिए 40 मिनट्स होते हैं ग्रेड सी के लिए, तो और उस जगह पे इनको 55 मिनट्स मिलते हैं। और सेम वही हिंदी का भी है कि हाँ 55 भी 75 मिनट्स मिलते हैं। तो ये सारी जो छूट है वो आपको मिलते हैं, रिलैक्सेशन मिलते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है इस वजह से SSC ने ये डिज़ाइन किया है कि आपको जो रिलैक्सेशन है वो मिले। फिर मैं आपको दिखा दूं कि जो मैंने अभी आपको एनेक्सर्स की बात किया मैंने कि हाँ एनेक्सर 1A और 1 क्या होता है, तो वो लास्ट में यहाँ पे मेंशन है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको पहले भी हमारे ग्रुप में मिल चुका है, और बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ था कि इसके बारे में बताया जाए। तो ये देखिए आपके सामने ये एनेक्सर, ये देखिए 12th है, बट बताता हूँ मैं। एनेक्सर जो 1 और 1A, जैसे इसमें कई सारे एनेक्सर लगे हुए हैं OBC के लिए, SC ST के लिए। तो जो प्रेस्क्राइब्ड, आप लोग इसके लिए भी परेशान होते हैं कि कौन से फॉर्मेट वाला वैलिड होगा, तो जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जिस फॉर्मेट में और जिन जिन ऑफिसर्स का रैंक या लिखा हुआ है कि पोस्ट का नाम लिखा हुआ है कि इस पोस्ट के ऑफिसर द्वारा इश्यूड होने चाहिए, उनको हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानते हैं, उन्हीं से आप बनवा के लाया करिए, तब आपको वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब ये देखिए एनेक्सर 1 में इसमें लिखा हुआ है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट। अब देखिए इसका सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि CMO या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, उनके ही सील एंड सिग्नेचर से आपको वैलिड माना जाएगा। तो ये एक सर्टिफिकेट हो गया। ऐसे ही आपको एक सर्टिफिकेट और मिलेगा 1A, जिसमें ये स्पेसिफाइड है कि हाँ किसको किसको 40% लेस वाले में मिलना चाहिए स्क्राइब। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें देखिए पूरा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कौन कौन से सर्जन, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये सारे में से अपना जो है उसमें से आप बनवा कर लिख करके जाएंगे तभी आपको मिलेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपको।
अब जो देनी थी मुझे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।